क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं वो है काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर 5.12a if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04 and what is the tension in the string, take g equal to 10 meter per second square, neglect the mass of the string। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन के इस डायग्राम में हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें पता लगाना है, और ये भी समझते हैं कि जितनी चीज़ें इसमें दे रखी हैं वो कैसे आईं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक ट्रॉली है, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं वो इसके पहिए हैं और ये एक सरफेस पर रखी हुई है। इस ट्रॉली के एक साइड में एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, मीन्स धागा। वो धागा एक पुली के ऊपर से पास हो रहा है और वो धागा नीचे गया हुआ है और वहाँ पे 3 किलोग्राम का एक वेट इसमें लटकाया हुआ है। यहाँ पर 3 किलोग्राम वेट का मतलब है 3 किलोग्राम से बनने वाला फोर्स, यानी कि mg। तो 3 इंटू जी करेंगे तो आएगा 30, तो वेट की वैल्यू है 30 न्यूटन। इस धागे में ये जो T लिखा हुआ है, ये T है टेंशन, क्योंकि जब किसी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा जाएगा तो ये धागा भी इस वेट को अपनी तरफ खींचेगा, एक्शन रिएक्शन की तरह। और वो जो खींचने का फोर्स है उस फोर्स को हमने यहाँ पर T से रिप्रेजेंट किया है, तो T यहाँ पर टेंशन है और वो एक फोर्स है और वो फोर्स हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, इस टेंशन की वजह से इसका रिएक्शन जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू भी इक्वल एंड अपोजिट होगी, मीन्स दोनों ये T होंगे। इस ट्रॉली पर भी इस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा, टेंशन खुद फोर्स ही है। इस ट्रॉली को राइट हैंड साइड में इस टेंशन की वजह से खींचेंगे, लेकिन इस ट्रॉली और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है और वो फ्रिक्शन क्वेश्चन में लिखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। आपको याद होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने के साथ साथ बढ़ता था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने के साथ बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी और अगर ये टेंशन ज़्यादा हुई तो ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो इस केस में ये टेंशन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में एक एक्सीलरेशन से चलने लग जाएगा और हमें वो एक्सीलरेशन भी पता करना है। ये तो है डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले अलग अलग फोर्स समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रॉली की। ट्रॉली पर एक फोर्स लगा हुआ है, इसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। इस सरफेस की रिएक्शन भी लगेगी, वो रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ जिसको कि हम बोल देते हैं r। लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों डायरेक्शन में, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में, ना तो ट्रॉली ऊपर जा रही है ना ट्रॉली नीचे आ रही है। इसका मतलब ये r और ये mg ये इक्विलिब्रियम के फोर्स होंगे और दोनों इक्वल होंगे। अब बात करते हैं इनके राइट और लेफ्ट फोर्स की। एक फोर्स है T, एक फोर्स है Fk, और ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ पर मोशन प्रोड्यूस होगा, और जब मोशन प्रोड्यूस होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम इस टोटल फोर्स को ma के इक्वलेंट रख सकते हैं, यानी F इक्वल टू ma। तो इस ट्रॉली के लिए हम न्यूटन्स सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा है यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर ट्रॉली। सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma। यहाँ पर जो नेट फोर्स हमने लगाए वो फोर्स हैं टेंशन और फ्रिक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो T माइनस Fk बच जाएगा। हमने लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट किया।
m की जगह रखा ट्रॉली का मास 20 और a की जगह एक्सेलरेशन। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 जो कि ट्रॉली के लिए बनी। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक फोर्स लगा हुआ है 30 न्यूटन नीचे की तरफ और दूसरा फोर्स है टेंशन ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी देखते हैं कि 30 न्यूटन का फोर्स वाकई में टेंशन से ज़्यादा फोर्स है। इस वजह से ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से नीचे चला जाएगा। ए एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक ही सिस्टम है, तो इसके दो पार्ट अलग अलग एक्सेलरेशन से नहीं चल सकते। और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, ये रस्सी है जिसको कि हम खींच नहीं सकते हैं। अगर ये स्प्रिंग होती या ये रबड़ बैंड होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ये स्ट्रिंग है और ये मासलेस है, इस वजह से ये सारा एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो अगर इन दोनों के लिए भी न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ कर दिया जाए तो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। फोर्स की जगह हम लिखेंगे 30 माइनस टी। 30 डाउनवर्ड फोर्स है, टी अपवर्ड फोर्स है, टोटल फोर्स जो बचेगा वो होगा 30 माइनस टी। और यहाँ पर इसका मास दैट इज़ 3 और एक्सेलरेशन a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम, टेंशन नहीं मालूम और फ्रिक्शन नहीं मालूम। दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं। इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी चूंकि हमने फ्रिक्शन पढ़ा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम निकाल सकते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन को निकालने का तरीका है F इक्वल टू म्यू इंटू आर, यानी कि रिएक्शन। तो यहाँ हमने लिखा है काइनेटिक फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 0.04 और आर है इस ट्रॉली की रिएक्शन यानी नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन तो mg के इक्वलेंट है। तो r की जगह हम लिख सकते हैं mg, और mg लिखेंगे तो m की वैल्यू है 20 और g की वैल्यू है 10। तो इस तरह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ टेंशन और एक्सेलरेशन दो ही वेरिएबल बच जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके हम t और a निकाल सकते हैं। यहाँ हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दी है सॉल्व करके 8 न्यूटन। इस 8 न्यूटन को हमने यहाँ रखा तो t माइनस 8 इक्वल टू 20 के, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर 30 माइनस टी इक्वल टू 3a को यहाँ रखा तो दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा और हमें एक्सेलरेशन a की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करके हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन आया 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन है 27.1 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ये सीखी, मोशन होने पर न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, रस्सी में जो टेंशन या तनाव प्रोड्यूस होता है वो भी एक फोर्स ही है। अब हम ये जान चुके हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का फ्रिक्शन के साथ रिलेशन है। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने पर ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है और उस पूरे टाइम में फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती या घटती रहती है। तो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तैयारी कर ली है जिसमें एक्स एक्सेस के अलोंग कैपिटल F यानी अप्लाइड फोर्स है, जिस फोर्स से हम ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे, और दूसरा वाई एक्सेस पर है फ्रिक्शन फोर्स जिसको कि स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये मान लेते हैं जीरो फोर्स से लेकर किसी एक फोर्स F1 तक ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में रहता है। मीन्स हम फोर्स लगाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम ये मान लेते हैं कि इसके आगे वाले फोर्स में ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो इस तरह से हम अप्लाइड फोर्स के दो पार्ट कर लेते हैं। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की खास बात है कि वो
सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मीन्स फोर्स बढ़ाने पर बढ़ता है और फोर्स कम कर देते हैं तो कम हो जाता है। तो ऐसे केस में इन दोनों का रिलेशन एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो F1 पॉइंट तक हमें मिलेगा और ये ग्राफ स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा मीन्स ये, दिस इज FL। FL मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पूरा ग्राफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs को रिप्रेजेंट करता है। अब F1 के बाद जब फोर्स बढ़ाया जाता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, और ये हम जान चुके हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, तो बाकी का ग्राफ इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा नीचे आके बनेगा, थोड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने पर बढ़ता भी नहीं है, मीन्स इससे आगे इसका रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन की जैसे होगा, यानी किसी भी फोर्स पर हम चेक कर लें तो फ्रिक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी। तो ये वाला जो ग्राफ है आगे का, ये काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, और यहाँ पर ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि मोशन स्टार्ट होते ही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई और बाद में कांस्टेंट होती चली जाती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन समझने से पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली रोलिंग क्या है। रोलिंग वर्ड से एक चीज़ तो हमें क्लियर होती है कि जब भी कोई चीज़ लुढ़कती है, जैसे कि पहिया घूमता है या फुटबॉल जो है ज़मीन पर लुढ़क रही है, तो ऐसे केस को हम रोलिंग कहेंगे। हमने जो फ्रिक्शन पढ़ा अभी तक वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर घसीटा जा रहा हो। तो रोलिंग और घसीटना, इसमें एक नॉर्मल डिफरेंस तो समझ में आता है, लेकिन हम फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले रोलिंग को समझते हैं कि एग्जैक्टली रोलिंग क्या है, क्योंकि हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में जो लुढ़कने वाली चीज़ें हम देखते हैं वो प्योर रोलिंग ना हो। तो रोलिंग समझते हैं। यहाँ हमने एक सर्कुलर डिस्क की दो पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन दोनों पोजीशन देखने में एक जैसी हैं। एक जैसी होने का कारण यह है कि रोलिंग वाले केस में ऑब्जेक्ट पहले जिस कंडीशन में है वो घूमने के बाद वापस से उसी कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर इस पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक आने में उसका एक रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ए पॉइंट जो ज़मीन के कांटेक्ट में था, जब इस पहिए ने घूमना शुरू किया तो ए पॉइंट कहीं राइट में यहाँ आ गया होगा, पहिया सड़क के आगे आ गया, फिर ए पॉइंट ऊपर पहुँचा, फिर ए पॉइंट लेफ्ट में पहुँचा, और ये ए पॉइंट फाइनली वापस से अपनी जगह पर आ गया। तो इस समय इस डिस्क का एक रोटेशन कवर हो गया है। जब इसे एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो हमने ये देखा ज़मीन पर भी एक डिस्टेंस ट्रेवल की है, और अगर इस डिस्क का एक रोटेशन हुआ है और ज़मीन पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिस्टेंस इस सर्कुलर डिस्क की सरकमफेरेंस के बराबर है। इसकी रेडियस r है तो सरकमफेरेंस होगी 2πr। तो अगर इसके एक रोटेशन में जो लीनियर डिस्टेंस ज़मीन पर कवर हुई है, लीनियर डिस्टेंस मीन्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो कवर हुई है वो डिस्टेंस अगर उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल है देन इट इज़ नॉन एज प्योर रोलिंग। तो हम जिस रोलिंग की बात कर रहे हैं वो ये है, जब कोई कार चलती है या ट्रक चलता है तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन हो। सोचिए कि एक ट्रक है और किसी स्लोप वाली जगह पर वो उतर रहा है, जगह चिकनी है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए, तो ब्रेक अप्लाई करने पर ये पहिया तो रुक सकता है, लेकिन चिकनी सरफेस होने से हो सकता है कि वो ट्रक स्लिप होके आगे चला जाए। तो ऐसे केस में इस पहिए का एक रोटेशन पूरे होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यानी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल होगी, वो इस 2πr से ज़्यादा होगी।
तो ऐसे केस में रोलिंग के साथ साथ स्लिपिंग भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह का जो केस कहलाता है जिसमें रोलिंग और स्लिपिंग साथ है वो कहला रहा है फॉरवर्ड स्लिपिंग। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार या ट्रक किसी कीचड़ में फंस चुका है, वहाँ पे ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दी, कार को चलाने की कोशिश की और कार का पहिया थोड़ी सी जगह पर चला और पूरा चक्कर काट गया, यानी कि स्लिप हो गया। तो इस तरह का भी केस होता है जिसमें पहिया कई चक्कर काट ले अपनी ही जगह पर, लेकिन वो ज़मीन पर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता। तो उस तरह के जो केस हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग में आते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हम रोलिंग पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है, रोलिंग फ्रिक्शन इतना अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस एक ए पॉइंट की बात करते हैं, सिर्फ ए पॉइंट नहीं, रोलिंग में सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि एक सरफेस जब दूसरे सरफेस पर रखी है ऐसे, तो फ्रिक्शन तो तभी प्रोड्यूस होगा जब एक सरफेस दूसरे पर घसीटी जाएगी, यानी कि स्लिप होगी। स्लिप होने के लिए ज़रूरी है कि एक पॉइंट जो इस ज़मीन पर यहाँ टच हुआ है वो उसी जगह पर इस तरह से स्लाइड करता हो। अब चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या इसका कोई पॉइंट स्लाइड करता है कि नहीं। ए पॉइंट ने ज़मीन को यहाँ टच किया और जैसे ही पहिया घूमा ए पॉइंट ने ज़मीन के साथ कांटेक्ट छोड़ दिया, तो उस पॉइंट का कांटेक्ट अब ज़मीन के साथ नहीं है। तो ए में और इस सरफेस में कोई कांटेक्ट फोर्स काम नहीं कर रहा। जब ये वापस घूम के आया, ए पॉइंट जब इस तरह से चला तो यहाँ से घूमता हुआ वापस इधर आया। जब ये यहाँ पर आया तो फिर से सरफेस के साथ एक कांटेक्ट हुआ और तुरंत ही वो कांटेक्ट छूट भी गया। तो ए पॉइंट का मोशन देखिए कैसा है। यहाँ पर ये पॉइंट टच हुआ, उसके बाद यहाँ टच हुआ, उसके बाद यहाँ टच हुआ। और ये हम कह चुके हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में कि जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, तब तक फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस केस में हम ये कैसे कहें कि रिलेटिव मोशन है और यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन वाले तरीके से इस फ्रिक्शन को हम समझ नहीं सकते हैं। पहला पॉइंट तो हुआ ये। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब अगर एक पहिया जो है वो लुढ़का दिया जाए तो बिना फ्रिक्शन के चलेगा, बात भी सही है। और बिना फ्रिक्शन के चलेगा तो फिर तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी पहिए को जब लुढ़काया जाता है, मीन्स उसको रोलिंग करवाई जाती है, तो थोड़ी देर में वो रुक जाता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक रबर टायर का, रबर टायर को अगर हम रोलिंग करा दें तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, लेकिन रबर की जगह ये टायर अगर स्टील का रहा होता तो वो थोड़ी ज़्यादा देर बाद रुकता। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो है, जिसको कि रोलिंग फ्रिक्शन या रोलिंग रेजिस्टेंस कह रहे हैं, और वो दोनों चीज़ों में अलग अलग है। मीन्स सरफेस के नेचर पर तो ये अब भी डिपेंड कर रहा है, यानी रबर के लिए ज़्यादा, स्टील के लिए कम। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या है और ये कहाँ से आया, इस बात को समझते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फ्रिक्शन है, पर कोशिश करते हैं। हमने एक स्टील का वायर लिया एकदम स्ट्रेट, जिसमें किसी तरह का कोई किंक नहीं पड़ा हुआ हो। उस स्ट्रेट वायर में नीचे लगाया एक हुक, और हुक लगा के उसके नीचे लगा दिया एक वेट यानी mg, और वायर की जो लेंथ है उसको मेज़र किया। जब हम किसी वायर पर डिफरेंट तरह के वेट लटकाते हैं तो जैसे जैसे उसका वेट बढ़ाते जाते हैं, यानी लोडिंग करते जाते हैं, तो इस तरह से वायर की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ ध्यान रखना, ये वायर हमने स्टील वायर ले रखा है, ये कोई रबर बैंड नहीं है, ये कोई धागा नहीं है, ये कोई स्प्रिंग नहीं है जिसमें थोड़ा सा लचीलापन अपने आप हो। हमने स्टील ले रखा है जिसमें हम ये मानते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट में जब हमने इसको लोडिंग की और इसका मास इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ लगातार बढ़ती जाती है। इतना फोर्स भी नहीं अप्लाई करना है कि उसको तोड़ के फेंक दें, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, उस बढ़े हुए वेट को धीरे धीरे से हटाना शुरू किया, यानी अनलोडिंग शुरू की।
तो अनलोडिंग के बाद देखते हैं वो वायर वापस से अपनी पोजीशन में आने लग जाता है। तो लोडिंग और अनलोडिंग पर स्टील वायर की लेंथ बढ़ने और घटने लगती है। और ये सिर्फ स्टील वायर के लिए नहीं है, ये हर सॉलिड चीज़ के लिए है। वायर इसलिए ली जाती है कि वायर की लेंथ में जो चेंज है उसको हम आसानी से देख पाते हैं। अगर वायर की जगह स्टील का कोई ब्लॉक ले लिया जाता तो शायद हम लेंथ पता ही नहीं लगा पाते, क्योंकि ब्लॉक में किसी तरह का चेंज करने के लिए हमें भयानक फोर्स लगाना पड़ता और उतना फोर्स छोटे मोटे वेट से नहीं आता है। फिलहाल जब इसकी लेंथ और इसके वेट में यानी फोर्स में एक ग्राफ ड्रॉ किया तो देखिए ग्राफ किस तरह का आया। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर लेंथ लिया हुआ है, वर्टिकल एक्सेस पर फोर्स लिया है, और ये जो ग्राफ है ये है लोडिंग का। लोडिंग का मतलब है वेट को जब हमने बढ़ाया, तो वेट बढ़ाने से वायर में एक्सपेंशन हुआ। ये एक्सपेंशन का ग्राफ है। इस ग्राफ से ये पता चलता है कि लेंथ बढ़ने पर पहले स्ट्रेट लाइन जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, यानी जितना फोर्स बढ़ाया उतनी लेंथ बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, फोर्स तो ज़्यादा बढ़ा पर लेंथ कम बढ़ी। उसके बाद कम फोर्स बढ़ाने पर भी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद शायद ये वायर टूट जाता। पर टूटने से पहले हमने इस लोड को कम करना शुरू किया, और जब कम करना शुरू किया तो जो लेंथ और फोर्स का ग्राफ आया वो ग्राफ आया कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि हमारे पास दो ग्राफ आ गए हैं, एक एक्सपेंशन का एक कंप्रेशन का। ये ग्राफ इस तरह से बना है नीचे से ऊपर, और ये ग्राफ ऊपर से नीचे बना है। इन दोनों ग्राफों की शेप जो है, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, और दूसरी बात इन दोनों ग्राफ के बीच में एक गैप है। ये गैप हमें क्या रिप्रेजेंट करता है उसको भी समझते हैं। अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहें तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस एरिया के लिए हम जो चाहे फॉर्मूला लगाएं उसमें फोर्स और लेंथ मल्टीप्लाई ही होंगे। फोर्स की डायमेंशन फार्मूला है MLT-2 और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला है L। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ML2T-2, और हम जानते हैं ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो यहाँ एक बात क्लियर है, लोडिंग में और अनलोडिंग में एक पार्ट है जो पार्ट हमें वापस नहीं मिलता। मीन्स हमने इस वायर को एक्सटेंशन करने में यानी एक्सपेंशन करने में जो फोर्स लगाया उतना ही फोर्स हमें बाद में वापस मिलता नहीं है। मीन्स वायर में जो कंप्रेशन आता है वो उसके एक्सपेंशन से डिफरेंट आता है, और इसी वजह से एनर्जी का एक हिस्सा लॉस हो जाता है, और ये एनर्जी वाकई में हमारे फोर्स में एक रुकावट है। यानी जितनी एनर्जी हमने लगाई उतनी एनर्जी का काम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान हो गया है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन के ग्राफ का अलग अलग आना ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ में जो चेंज होता है उस चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स भी अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस लेंथ की बात करते हैं तो एक्सपेंशन के टाइम पर इस लेंथ में फोर्स है F1, लेकिन कंप्रेशन के टाइम पर जो फोर्स मिला हमें वो है F2। मिला का मतलब ये है पहले हमने फोर्स लगाया इस लेंथ को अचीव करने पर, यही लेंथ कंप्रेशन के टाइम पर हमें मिलती है, उस समय हमारा फोर्स कम है। मीन्स सेम फोर्स पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ को अब हम रोलिंग में समझते हैं। यहाँ पर हमने एक व्हील बनाया हुआ है जो कि एक सरफेस पर मूव कर रहा है। व्हील की डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये तुम्हारे लेफ्ट डायरेक्शन में रोल करता हुआ चलेगा। किसी भी तरह का व्हील हो, चाहे वो रबर का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे किसी और का हो, कितना ही छोटा सही पर कांटेक्ट वाली जगह पर वो व्हील सर्कुलर नहीं रह पाएगा, उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ ही जाएगा। तो रबर वाले केस में ये डिफॉर्मेशन दिखना आसान है
जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। स्टील का केस होता तो ये डिफॉर्मेशन थोड़ा सा कम होता, और कोई सॉलिड मटेरियल होता तो डिफॉर्मेशन और कम होता, लेकिन डिफॉर्मेशन होता ज़रूर है। जितना डिफॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी लॉस काम करेगा। उस एनर्जी लॉस में जो ग्राफ हमने बनाया था, उस ग्राफ का एक नाम भी है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस, जिसको हम आगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि फोर्स और लेंथ से पता चला कि एनर्जी लॉस होता है। यहाँ पर जब ये पहिया आगे चलेगा तो इस हिस्से में जो पार्ट है, पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस रबर के उस हिस्से को वो कंप्रेस करता जाएगा, तो यहाँ पर होगा कंप्रेशन। और उसके बाद जब ये पहिया दूसरी तरफ से निकलेगा तो यहाँ पर होगा एक्सपेंशन, क्योंकि फोर्स हटने से वो रबर बैंड या वो स्टील वापस से एक्सपेंड होगी। और ये भी हम जान चुके हैं कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन सेम रेट से नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा था ग्राफ में कि जब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तब ग्राफ अलग था, और जब वो कंप्रेस हो रहा है तो तब ग्राफ की शेप अलग थी। तो यहाँ कंप्रेशन में जब आप रियलिटी में किसी टायर को देखेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो गैप है और ये वाला जो गैप है, ये गैप सेम नहीं रहते, क्योंकि एक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से नीचे से शेप जो होती है वो सिमेट्रिक नहीं होती। और दूसरी बात, जब हम इनके कंपैरेटिव फोर्स का पता लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कंप्रेशन वाले केस में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से जो सरफेस से रिएक्शन मिलता है, यहाँ मिलने वाला रिएक्शन है वो ज़्यादा है और इस जगह पर मिलने वाला रिएक्शन कम है। अगर हम सभी पॉइंट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर मिलने वाला जो रिएक्शन है वो इस राइट हैंड साइड पर मिलने वाले रिएक्शन से कम है। अगर इस ओवरऑल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं इस पूरी सरफेस के सिर्फ आगे वाले भाग पर ज़्यादा रिएक्शन हमें मिलता है। ये कह सकते हैं कि जब पहिया रोल करेगा तो रोल करते समय ज़मीन से मिलने वाला रिएक्शन इस पहिए को घूमने से रोकेगा, क्योंकि ये रिएक्शन ज़्यादा है, ये रिएक्शन इसके इक्वल भी नहीं है। तो वो जो फोर्स है जो सरफेस से मिला, जो पहिए को घूमने से रोक रहा है, वही है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रोलिंग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस हिस्टेरेसिस ग्राफ में हमने एनर्जी लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से रोलिंग फ्रिक्शन को समझा था। तो ये है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। और एक बात यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पे सरफेस का जो खुरदुरापन है, रफनेस है, उसको हम इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि इस सारी जटिल प्रक्रिया से जो फ्रिक्शन समझ में आता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। यही कारण है कि हमने पहिए का आविष्कार किया। सोचिए कि पहिए इसकी जगह चपटे बना दिए जाते या चौकोर बना दिए जाते तो उनमें स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता और व्हीकल्स का चलना बहुत ही कठिन हो जाता। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन चीज़ों को स्मूथ बनाने में काम करता है। फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है फ्रिक्शन अक्सर एनर्जी लॉस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कहीं वॉक करते हैं, चलते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलते हैं। सोचिए कि अगर आपको किसी ऐसे ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाता जिसकी सरफेस जीरो फ्रिक्शन की है, तो हम उससे कैसे निकल सकते थे? सोच के देखिए। चलने की कोशिश करते तो हम एक ही जगह पर अपने पैर इस तरह से चलाते रहते, हम बिल्कुल नहीं चल पाते। कोई ये सोचता है कि मैं लुढ़क लेता, तो लेटने के बाद जब हमें घूमना होता है लुढ़कने के लिए, तब भी हमें ज़मीन का फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और फ्रिक्शन नहीं है तो इनमें से हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप पर है कि इस तरह की ऑयली सरफेस पर एकदम स्मूथ, जिस पर जीरो स्टैटिक फ्रिक्शन है, आप किस तरह से बाहर आ पाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रोलिंग फ्रिक्शन।